स्टूडेंट्स, ये आपकी पॉलिटिकल साइंस की क्लास है। और ये जो आपकी क्लास है ये बीए थर्ड ईयर के लिए और एमए प्रीवियस दोनों के लिए है। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है अरस्तू के नागरिकता संबंधी विचार, अरस्तू के दास्ता संबंधी विचार। जो प्रीवियस क्लासेस थी उसमें हमने अरस्तू का एक सामान्य परिचय प्राप्त किया था, अरस्तू की ग्रंथ के बारे में, अरस्तू की अध्ययन पद्धति के बारे में, मेथड ऑफ स्टडी क्या था इसके बारे में अध्ययन किया था, और अरस्तु के राज्य संबंधी विचार उनको जाना था। और आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है अरस्तु के नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप संबंधी विचार। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये अरस्तु का जो ग्रंथ है पॉलिटिक्स, उसके तीसरे भाग में है नागरिकता संबंधी विचार। नागरिकता संबंधी विचारों को अध्ययन करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि अरस्तु ने ऐसा नागरिकता संबंधी विचार क्यों दिया, ऐसा इसके पीछे कारण क्या था, आधार क्या था। तो देखिए, उस टाइम जो यूनानी नगर राज्य थे उनकी और समस्याओं में एक प्रधान समस्या जो थी वो नागरिकता संबंधी समस्या थी। ठीक है। जो छोटे छोटे राज्य जो थे, छोटे छोटे नगर राज्य, वो आंतरिक रूप से संघर्ष से भी जूझ रहे थे और बाह्य रूप से भी उनको एक डर सताता था। आंतरिक रूप से संघर्ष ऐसे कि जो धनवान और निर्धन वर्ग है उनके बीच में क्या होता था, संघर्ष होता रहता था, ये संघर्ष की समस्या चलती रहती थी। बाह्य रूप से इस तरीके से क्योंकि अ, हर राज्य अपने आप में ये इस डर से रहता था कि कहीं कोई दूसरा राज्य हम पे अटैक ना कर दे, आक्रमण ना कर दे। तो सिर्फ अरस्तु ही नहीं, अन्य जो दार्शनिक थे, अन्य जो विचारक थे, तो उनके सामने भी समस्या थी कि भाई शांति की स्थापना कैसे की जाए, कि ऐसा क्या किया जाए जिससे शांति एस्टेब्लिश हो सके, कि हम कुछ लोगों के, सेलेक्टेड लोगों के हाथों में शक्ति दे दें या फिर हम सभी जो लोग हैं उनके हाथों में शासन की बागडोर दें, सत्ता सौंपे या शक्ति सौंपे। तो हम क्या करें ऐसा। तो देखिए, प्लेटो ने भी इस बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। प्लेटो ने तो क्या किया, इस स्थिति के निवारण के लिए उसने कहा कि दार्शनिक शासक का शासन होना चाहिए, जो कि आप पढ़ चुके हैं। फिलोसोफर किंग संबंधी जो विचार है वो आप अध्ययन कर चुके हैं। तो उसने तो कहा कि दार्शनिक शासक जो है उनका शासन होना चाहिए। लेकिन उनका जो शिष्य है, प्लेटो का शिष्य अरस्तु, अरस्तु को ये जो योजना थी, ये जो विचार था प्लेटो का, ये थोड़ा सा रियलिस्टिक कम लगा, यथार्थ कम लगा। तो ये जो अस्थिरता की, इंस्टेबिलिटी की जो प्रॉब्लम थी, इसको दूर करने के लिए उसने इस पर, इस समस्या पर विश्लेषण किया और उस पर अपने विचार प्रस्तुत किए। ठीक है। तो अरस्तु अपना एक आर्ग्यूमेंट प्रस्तुत करता है, अपना एक तर्क देता है कि वर्तमान में हम क्या देखते हैं कि मतलब कि हम यूँ सोचते हैं कि वो इंसान वहाँ रह रहा है, दैट मीन्स वो वहाँ का नागरिक है। एक सामान्य सा हमारे दिमाग में ये थॉट आता है। अरस्तु ने तर्क दिया कि किसी विशेष जगह पर रहने पर, किसी देश में रहने पर, किसी नगर राज्य में रहने पर, कहीं भी रहने पर, ऐसा नहीं कि मनुष्य वहाँ का नागरिक हो जाए। इस आधार पे मनुष्य वहाँ का नागरिक नहीं बन सकता। तो जब इस आधार पे नागरिक नहीं बन सकता तो फिर नागरिकता किनको प्राप्त होगी। अरस्तु के अनुसार नागरिक किसको कहा जाएगा। तो देखिए, अरस्तु कहता है कि नागरिकता उन लोगों को प्राप्त होगी जिनके पास में अवकाश हो, संपत्ति हो और दास हो। जिनके पास अवकाश हो, संपत्ति हो और दास हो। ये जो अवकाश शब्द है इसे हम थोड़ी देर बाद में समझेंगे कि क्या चीज़ है। अभी आप ये समझिए कि नागरिकता के लिए उसने क्या आधार प्रस्तुत किए। ठीक है। और साथ में वो व्यक्ति एक्टिवली यानी कि सक्रिय रूप से विधायी कार्यों में और न्यायिक कार्यों में पार्टिसिपेट कर सके एक्टिवली। तो ऐसा जो करेगा उसको नागरिकता प्राप्त होगी। तो यानी कि उसने नागरिकता की जो परिभाषा दी वो किस आधार पे दी, फंक्शन, कृत्य, उसके आधार पे। अब देखिए, उसने, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि कई व्यक्ति ऐसे थे, कई वर्ग ऐसे थे जिसको उसने नागरिकता से वंचित ही कर दिया। यानी कि इनको नागरिक हम मार ही नहीं रहे हैं। जैसे बालक यानी कि बच्चे, स्त्री वर्ग, वृद्ध, दास, कृषक, श्रमिक, अन्य देशी यानी कि जो बाहर के थे, जो दूसरे देश के थे, जो अन्य नगर राज्यों के थे, उसको उसने नागरिकता की परिभाषा में काउंट ही नहीं किया।
तो ये तो हो गई अरस्तू के नागरिकता संबंधी विचार। तो इसमें थोड़ा सा और ये समझ लो कि नागरिकता इसका मतलब अरस्तू के अनुसार किनको दी जाएगी। उनको दी जाएगी जो स्वस्थ हों, बौद्धिक रूप से परिपक्व हों, ऐसे जो पुरुष होंगे, क्योंकि महिला वर्ग को तो दे नहीं रहा नागरिकता। तो ऐसे पुरुष जो स्वस्थ होंगे, बौद्धिक रूप से परिपक्व होंगे, स्वतंत्र होंगे, तो उनको नागरिकता प्रदान की जाएगी, यानी कि उनको नागरिक माना जाएगा। तो ये है अरस्तू के नागरिकता संबंधी विचार। आगे हम पढ़ते हैं अरस्तू के दासता संबंधी विचार। अब देखिए, ये है अरस्तू के दासता संबंधी विचार, यानी कि स्लैवरी सिस्टम। तो ये दिए गए थे पॉलिटिक्स के प्रथम अध्याय में, फर्स्ट चैप्टर में। देखिए, प्लेटो ने दास प्रथा पर ज़्यादा चर्चा नहीं की है, और अरस्तू जो है उसने दास वर्ग को समाज के लिए आवश्यक माना, उपयोगी माना। तो इसी वजह से उसने इस पर विस्तृत रूप से चर्चा की है। तो सबसे पहले हम दासता की परिभाषा जान लेते हैं कि दासता एक्चुअल में होती क्या है। तो अरस्तू ने कहा है कि जो प्रकृति से अपना नहीं है बल्कि दूसरे का है, जो अपना नहीं है बल्कि दूसरे का है तथा फिर भी मनुष्य है, वह निश्चय ही स्वभाव से दास है। ये अरस्तू के अनुसार दासता की परिभाषा है। तो देखिए, अरस्तू ने दासता संबंधी जो विचार प्रस्तुत किए हैं, तो उसने विस्तृत रूप में क्यों दिए हैं, ऐसा ऐसा क्या कारण था कि उसने अपने जो अपने राज्य था उसमें उसने दास प्रथा को आवश्यक माना। तो देखिए, दो इसके मेन कारण हैं। सबसे पहला तो ये है कि अरस्तू मानता है कि दासता जो होती है वो क्या होती है, प्राकृतिक होती है। ठीक है। तो उसका ये मानना है कि मनुष्य में स्वाभाविक रूप से असमानता पाई जाती है, स्वाभाविक रूप से यानी कि नेचुरल। इसका मतलब कि कुछ व्यक्ति तो ऐसे होंगे जो बौद्धिक रूप से गुणी होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जिसमें शारीरिक श्रम करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। मतलब जिसमें कई व्यक्ति ऐसे होंगे जिसमें बौद्धिक बल ज़्यादा होगा तो स्वामी बनने के योग्य होंगे, और कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जिसमें शारीरिक बल ज़्यादा होगा तो वो दास बनने के योग्य होंगे। तो ये उसने कहा है दासता प्राकृतिक है। ये हम अरस्तू के विचार पढ़ रहे हैं, हमें इसमें यहाँ पे अपने विचार प्रस्तुत नहीं करने हैं, ये अरस्तू के विचार हैं। तो ये तो हुआ पहला आधार। फिर हम बढ़ते हैं दूसरे आधार की तरफ। तो अरस्तू का मानना है कि जो अ, अभी हमने एक शब्द पढ़ा, एक टर्म पढ़ी हमने, अवकाश। ठीक है। तो अवकाश से मतलब हम लोग यूँ सोचते हैं कि कोई हॉलीडे है, दैट मीन्स वो अवकाश है, यानी कि काम से छुट्टी। तो हम उसको क्या समझते हैं कि अवकाश। अरस्तू ने इसको थोड़ा डिफरेंट वे में प्रस्तुत किया है। अरस्तू ने कहा कि अवकाश का मतलब काम से छुट्टी नहीं है, इसका अर्थ ये है कि शारीरिक कार्य से मुक्ति। ठीक है। जैसे शारीरिक कार्य से मुक्ति मतलब जैसे कि साफ सफाई का काम हुआ, गार्डनिंग का काम हुआ, तो ऐसे कार्यों से मुक्ति। ठीक है। तो अब ऐसे कार्य किसके द्वारा किए जाएंगे, ये जो शारीरिक कार्य हैं वो किसके द्वारा किए जाएंगे, वो दास के द्वारा किए जाएंगे। अब दास अगर उन कार्यों को करेगा तो जाहिर सी बात है कि स्वामी के पास में कुछ एक्स्ट्रा टाइम, कुछ अतिरिक्त समय बचेगा ही बचेगा। तो वो उस अतिरिक्त समय का कैसे यूज़ करेगा, या फिर यूँ कहा जाए कि उस अतिरिक्त समय का उसको सदुपयोग करना है। तो वो अतिरिक्त समय जो है वो अध्ययन करके, चिंतन मनन करके, संगीत कला सीख करके, इस प्रकार से अपनी बौद्धिक रूप से उन्नति करेगा। तो ये जो अवकाश है वो किस वजह से प्राप्त हुआ उसको, दास की वजह से। तो ये दूसरा आधार था दास प्रथा के लिए, क्योंकि अवकाश उसे मिलेगा जो दास रखेगा, और अवकाश मिलेगा तो क्या करेगा, अपना बौद्धिक रूप से उन्नति कर पाएगा। तो ये दो बड़े कारण हैं दास प्रथा के लिए। आगे हम पढ़ते हैं अरस्तू के अनुसार संपत्ति जो है वो दो तरह की होती है, एक तो निर्जीव संपत्ति इन एनिमेट प्रॉपर्टी, और एक है सजीव संपत्ति एनिमेट प्रॉपर्टी। निर्जीव संपत्ति मतलब कि देखिए, अरस्तू ने कहा है कि जैसे कि खेत खलिहान है, मकान है, जेवर है, वो सब किस में आएंगे, निर्जीव संपत्ति में। और सजीव संपत्ति के अंतर्गत उसने दास को शामिल किया है। आगे देखिए कि अरस्तू ने दासता के दो प्रकार बताए हैं।
दास्ता के दो प्रकार, ठीक है। एक तो स्वाभाविक दास्ता है और एक वैधानिक दास्ता है। अब स्वाभाविक दास्ता से क्या मतलब है? अरस्तु ने कहा कि जो व्यक्ति जन्म से ही अ, मंदबुद्धि है, अयोग्य है, तो वो तो क्या हुआ? स्वाभाविक दास, प्राकृतिक दास, ठीक है। और दूसरे टाइप का जो दास है जिसको हम कह रहे हैं वैधानिक दास, इसके लिए अरस्तु कह रहा है कि युद्ध में किसी दूसरे राज्य को पराजित कर दिया, तो पराजित करने पर क्या होता है कि वहाँ के नागरिक होते हैं या सैनिक होते हैं, उनको बंदी बना लिया जाता है। तो इनको अरस्तु ने वैधानिक दास के अंतर्गत शामिल किया। तो ये दासता के दो प्रकार थे। आगे हम पढ़ते हैं अरस्तु की दासता संबंधी जो बातें हैं, उनकी विशेषताएं या दास प्रथा की विशेषताएं। तो देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि अरस्तु ने कहा कि दास प्रथा का उद्देश्य दोनों का हित साधन है, यानी कि स्वामी का भी उसमें लाभ है और दास का भी लाभ है। क्योंकि स्वामी का तो लाभ इस प्रकार से है क्योंकि उसको अवकाश का समय मिलेगा तो अपनी बौद्धिक रूप से उन्नति कर पाएगा। और दास को किस प्रकार से लाभ है कि जो बौद्धिक रूप से जिसमें ज़्यादा बल है, उस व्यक्ति की संगत में उसको रहने का मौका मिल रहा है, तो दैट मीन्स वो अ, उससे ज़्यादा गुण ग्रहण कर सकता है, उसके स्वयं के लिए फ़ायदेमंद है। इसी प्रकार से अरस्तु कहता है कि दास्ता प्राकृतिक है, लेकिन यहाँ पे उसने एक बात और कही है। देखिए, उसने माना है कि दास्ता प्राकृतिक है, लेकिन उसने ये कहा है कि अगर दास की संतान अगर ऐसी होती कि वो योग्य होती है, उसमें विवेक हो, तो उसे मुक्त कर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा उसने कहा है कि दास्ता जो है वो सिर्फ दास के लिए, स्वामी के लिए फ़ायदेमंद नहीं बल्कि संपूर्ण समाज के लिए फ़ायदेमंद है। और साथ में वो कहता है कि दासों का जो अंतिम जो मकसद है, ध्येय है, वो क्या होना चाहिए? स्वतंत्रता की प्राप्ति। तो देखिए, जैसे हर विचार की कहीं ना कहीं आलोचना की जाती है, उसी प्रकार से अरस्तु की दास्ता संबंधी विचार की भी आलोचना की गई है। और एक दो पॉइंट्स हम इसमें पढ़ लेते हैं कि आलोचना में क्या कहा गया है। तो आलोचना में कहा गया है कि दास प्रथा प्राकृतिक नहीं है। ये तो इतना हम भी समझते हैं कि दास प्रथा प्राकृतिक नहीं है, और हम इसको कोई साइंटिफिकली प्रूव भी नहीं कर सकते हैं कि दास प्रथा प्राकृतिक ही है। दूसरी इसकी आलोचना है कि जैसा कि स्वतंत्रता का सिद्धांत है, समानता का सिद्धांत है, तो एक तरीके से क्या करती है, ये धारणा उन पे चोट करती है। फिर अगर उसकी और आलोचना देखें तो जैसे अरस्तु कहता है कि दास्ता क्या है? प्राकृतिक है, लेकिन इसमें एक विरोधाभास आ गया। विरोधाभास कैसे? कि एक तरफ तो उसने कहा कि दास्ता प्राकृतिक है, दूसरी तरफ वो क्या कह रहा है कि अगर दास में विवेक आ जाए या दास की संतान में अगर विवेक आ जाए तो उसको हम दास्ता से मुक्त कर सकते हैं। तो ये एक विरोधाभास है। और महत्व देखिए इसका यही है कि ये आलोचनाएं हैं, लेकिन फिर भी अरस्तु के जो दास्ता संबंधी विचार हैं वो श्रम विभाजन के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये थे अरस्तु के दास्ता संबंधी विचार। थैंक यू।